सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग फिर मेंस का जो अपना सीरीज चल रहा है जिसमें जीएस पेपर 1 है उसका लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जीएस पेपर 1 का मैं ऑलरेडी 6 लेक्चर दे चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट फॉर बीपीएससी 67 के मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ कि मैं प्रीलिम्स का भी लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ जिसमें कि अभी बिहार स्पेशल ज्योग्राफी और वीकली करंट अफेयर्स दे रहा हूँ। जैसे ही डेट डिक्लेयर होगा तो मैं उस पर मोस्टली फोकस कर दूंगा और फिर आपको 67 के मेंस खत्म होने से पहले आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल हो जाएगा। आप अगर ये सॉफ्ट कॉपी इसका लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल वे टू पीसीएस पे जुड़िए, वहां पे ये सारा चीज अवेलेबल है। चलिए तो बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, तो जैसा कि इन जनरल इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बिहार का रोल क्या था। लेकिन अगर वो 38 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे आजकल आ रहा है उसमें दो तीन पार्ट में पूछ लेते हैं और हो सकता है आपको इंडिया का भी कुछ पार्ट पूछ ले। और वो चाहे पूछे नहीं पूछे आपको बेसिक चीज एटलीस्ट शुरू में वो सभी इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए इंडिया के बारे में। तो मैं इस लेक्चर में दोनों चीज कवर कर रहा हूँ, मैं इंडिया का भी और जो बिहार स्पेशल है वो भी। और हिंदी तथा इंग्लिश दोनों मीडियम में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, नीचे में भी आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में भी मैं दे दिया हूँ और आप इंग्लिश में भी दोनों देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बीपीएससी और यूपीएससी के आंसर में ये डिफरेंस है कि बीपीएससी में आपको 8 ही क्वेश्चन लिखने होते हैं। सो 4.5 पेज आपको इफेक्टिवली में मिलता है। तो सपोज कीजिए 4 पेज भी आपको लिखना है तो थोड़ा उसमें इंट्रो होना चाहिए और कंक्लूजन भी थोड़ा ढंग से होना चाहिए। यूपीएससी में ऐसा नहीं है, आप 1 लाइन और 2 लाइन में भी इंट्रो लिख करके और फिर नीचे डायरेक्ट बॉडी में चले जाइए और फिर लिखिए। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जितना की हाईलाइटेड पॉइंट्स है, की पॉइंट्स उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। आप उसको अपने नोटबुक में हाँ नोट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे नोट्स दे देने से या मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर दीजिएगा उससे नहीं हो जाएगा। आपको अपनी भाषा में आपको अपने नोटबुक पे लिखनी हो तभी आप एग्जाम में आउटपुट दे पाइएगा, अन्यथा आप सिर्फ किसी के नोट्स पढ़ लेने से या अच्छा नोट्स ले लेने से कुछ होने वाला है। तो आप जब भी इस सबको कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा तो वहां पे एक पेज छोड़ दीजिएगा लास्ट में, ताकि अभी से मेंस तक में अगर आपको किसी दूसरे का भी कुछ अच्छा पॉइंट मिल सकता है तो वो आप उसमें नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जो है उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए हाँ भर दी। और ये जो सेशन हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मुंबई में हुआ था, जहां पे इसको मिल गया कि चलिए अब हम लोग शुरू कर देंगे इसको कल से। और फिर ये जो मीटिंग हुआ था, इस मैदान का नाम आप जरूर याद रखिए, इसको बोलते हैं ग्वालियर टैंक मैदान। कहाँ है ये? मुंबई में है। और इसको अगस्त क्रांति डे भी बोला जाता है क्योंकि अगस्त, ये देखें आप 8 अगस्त है। तो चूंकि इस डेट को ही ये लोग बोले थे कि हमको अब करनी है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, अब इंडिया को फाइनल इंडिपेंडेंस ही चाहिए, उससे कम मुझे स्वीकार नहीं है। तो ये हुआ क्यों था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, क्रिप्स मिशन आए थे यहाँ पे, तो क्रिप्स मिशन के फेल्यूर होने के कारण जब इंडियन को लग गया कि नहीं ये लोग हम लोगों को बिना हम लोगों से पूछे, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोगों को धकेल दिया है और लग नहीं रहा है कि फ्यूचर में हम लोगों को आज़ादी मिलने वाली है, तो फाइनली ये लोग डिसाइड किए कि अब हम लोगों को इंडिविजुअल सत्याग्रह छोड़ करके अब क्विट इंडिया मूवमेंट में कूद जाना चाहिए। फिर गांधी जी ने यहाँ पे एक स्लोगन दिया था जो बहुत फेमस हुआ था, वो है डू और डाई का स्लोगन। और इसीलिए ये ग्वालियर टैंक मैदान है, इसको कभी कभी क्रांति, अगस्त क्रांति मैदान भी बोला जाता है। गांधी जी भाषण जैसे ही हुआ तो हुआ क्या कि उसी रात को 12 बजे की, 8 तारीख को ये लोग बोले और 8th के ही नाइट में 12 बजे, यानी फर्स्ट अर्ली आवर ऑफ 9th, इन ए सिंगल स्वीप ऑल द कांग्रेस टॉप मोस्ट लीडर गॉट अरेस्टेड। तो उसमें गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया और उनको आगा खां पैलेस में रखा गया। किसके और आगा खां पैलेस में किसको रखा गया ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नेम है, प्रीलिम्स में कभी कभी पूछा जाता है। तो आगा खां पैलेस में इनको रख लिया गया। ओके, और ये इनको कहाँ कहाँ पे रखा गया ये बताया नहीं गया किसी को, वो लोग लेकर के गोपनीय तरीका से सबको अलग अलग जगह पे रखे थे ताकि और अधिक दंगा न भड़के। और फिर गांधी जी और टॉप मोस्ट लीडर के अरेस्ट होने के बाद कुछ नया लीडर जो है वो आए और वो अंडरग्राउंड होकर के काम किए, जिसमें अरुणा आसिफ अली, इनका नाम भी बहुत फेमस है। ओके, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 9th को ही यह घोषित कर दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है
वो अनलॉफुल एसोसिएशन है, उसको हम मान्यता नहीं देते हैं। 1 लाख से अधिक लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ओके। और फिर गांधी जी को उनके तबीयत खराब होने की वजह से 1944 में छोड़ा गया। तो ये एक मोटा मोटी ये चीज हुआ आपको कि ये समझने के लिए कि क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट घटना। तो इसमें से कुछ पॉइंट उठा करके आप चाहे तो आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि इसी से कुछ पॉइंट उठा करके हम कैसे इंट्रोडक्शन लिखा, मैं कैसे एक इंट्रोडक्शन लिखा हूँ। किसी टेस्ट सीरीज जब हम दे रहे थे कहीं पे लास्ट ईयर, तो उसमें कुछ लिखे थे। ओके। चलिए, 2 पार्टी है, 2-3 पार्टी नाम याद रखना चाहिए। मुस्लिम लीग, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फिर भी जानने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड हिंदू महासभा, ये अपोज किए थे। ओके। वो सपोर्ट नहीं किए थे, एक तरह से अपोज नहीं बोल सकते आप, सपोर्ट नहीं किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी का। क्यों? द लीग वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश लिविंग इंडिया विदाउट पार्टीशनिंग द कंट्री। उनको ये डर था कि अगर ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे बिना पार्टीशन का, तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे एक अलग पाकिस्तान नहीं मिलेगा। ओके, एक अलग कंट्री नहीं मिलेगा। और कम्युनिस्ट पार्टी जो था, वो सपोर्टेड ब्रिटिश सिंस दे वेर एलाइड विद द सोवियत यूनियन। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इसलिए कि सोवियत यूनियन से ब्रिटिश एलाइड थे, वहां पे ध्रुव के अगेंस्ट लग रहे थे। हम लोग जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कौन देश किस किस के अगेंस्ट। तो एटलीस्ट जर्मनी के अगेंस्ट यूएस और ब्रिटेन दोनों एक साथ थे। सॉरी, यस, यूएस, ब्रिटिश एंड रसिया। ओके। चलिए, मीनवाइल सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो क्या किए थे, एक इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर दिए थे, आजाद हिंद गवर्नमेंट का, आउटसाइड इंडिया। ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहाँ कहाँ पे था। रानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, ये सब विंग बना था उसमें। तो वो एक प्रीलिम्स का जब लेक्चर आएगा जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पे बताएंगे। बट मेंस के लिए आप इतना लाइन को जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो देख लीजिए। There were strikes and demonstrations all over the country, and the workers provided the support by not working in the factory. तो हुआ कि बहुत सारा वर्कर जो था वो भी काम करना बंद कर दिए थे। बहुत जगह पे, जैसे बलिया है, तामलुक है, सतारा है, इन सब जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म हो गया था। वोमेन में अगर देखिएगा नेशनल लेवल पे, तो उषा मेहता, इनका नाम एकदम याद रखिएगा कि उषा मेहता जी जो थी वो एक रेडियो स्टेशन चला रही थी अंडरग्राउंड होकर के, और जहां से ये बताया जाता था कि आगे की अपनी रणनीति क्या होगी। फिर अरुणा आसिफ अली जी, इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांड ओल्ड लेडी, प्रीलिम्स में अगर ऐसा नाम पूछ ले तो ये भी है। तो वो जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, वो क्या की थी, इंडियन फ्लैग कहाँ पे, ग्वालियर मैदान में फहरा रही थी। तो वो भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हुई थी, इसीलिए इनका नाम पड़ गया था ग्रांड ओल्ड लेडी है। ग्रांड ओल्ड मेन किसको बोला जाता था? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। वेल, द क्विट इंडिया कैंपेन वाज क्रश्ड, 1944 में इसको दबा दिया गया। ओके। बट ब्रिटिश रिफ्यूजिंग द ग्रांट इन, तो ब्रिटिश जो था वो दबा दिया और इमीडिएट उसको देने के लिए, इंडियन को इंडिपेंडेंस देने के लिए वो तैयार नहीं हुए थे। लेकिन उनके दिमाग में ये लग गया था कि इंडिया वाज अनगवर्नेबल इन लॉन्ग टर्म, कि अब ज्यादा दिन तक हम लोग यहाँ टिक नहीं सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट के खत्म होने के बाद, जब नौसेना विद्रोह या बहुत सारा विद्रोह हो गया, तो फिर ब्रिटिश जो फाइनली हम लोगों को इंडिपेंडेंस दे दी। तो ये सारा चीज था, एक मोटा मोटी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके। अब इससे कुछ पॉइंट निकाल के आप इंट्रो और फिर उसके बाद बॉडी पार्ट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी मैं दे दिया हूँ, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं जो अपना मेजर पार्ट। तो मेजर पार्ट ये था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का रोल किया। तो जैसे ही गांधी जी वहां पे बोले और उन लोगों को अरेस्ट किया गया, उससे पहले 31 को राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये तो पता चल ही गई थी कि हम लोगों को क्विट इंडिया मूवमेंट, कोई ना कोई मूवमेंट अब शुरू करनी है। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद एक मीटिंग कर चुके थे, और उन्होंने बिहार स्टेट कांग्रेस कमेटी का जो मीटिंग किया था उसमें डिसाइड किए थे कि हम लोगों को एकदम तैयार रहना है, न्यू स्ट्रगल अहेड जो आने वाला है उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। स्टूडेंट जो भी था बिहार का, वो पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। अंजुमन इस्लामिया हॉल में उन्होंने ये सेम डे, ये जो जिस दिन राजेंद्र प्रसाद कॉल किए थे मीटिंग के लिए 31 को, उसी दिन वो लोग भी बोलते थे कि हम लोगों का भी पूरा समर्थन रहेगा। आफ्टर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तो ये जो प्रपोजल हुआ 8 को गांधी जी का स्लोगन डू और डाई के बाद, उसके बाद 9th के राइट में सिंगल स्वीप में सभी लोगों को, जो बिहार के भी जो टॉप मोस्ट लीडर थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके बांकीपुर जेल में रखा गया, और उनके साथ फुलेना प्रसाद वर्मा, उन्हीं की तरह मथुरा प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारा नाम आप जरूर मेंशन कीजिएगा, सिन्हा,
सम अदर लीडर वेर ऑल्सो अरेस्टेड सून। तो 9 को ही उनको कर लिया गया और 10-11 के अंदर 2 दिन के अंदर इन सबों को भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जहां पे कांग्रेस को इलीगल बता दिया गया। ओके, ये तो हम लोगों को पता ही था। और उसके साथ साथ बिहार स्टेट कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया चरखा संघ, बिहार सेंट्रल रिलीफ फंड, इन सबों को सीज कर दिया गया, इन सबों का अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया कि अब इसमें पैसे बाहर से ना आएंगे और ना निकाल करके वो लोग यूज कर पाएंगे इसको। 10 अगस्त को 10 अगस्त को सदाकत आश्रम जो है उसको भी पुलिस लोगों ने बंद कर दिया। यहाँ पे लिखना होगा सीज, तो उसको भी सीज कर दिया गया, इसको भी ताला लगा दिया। तो ये सारा चीज 2 दिन के अंदर बहुत जल्दी जल्दी ये सारी घटना हुई। इन सबों को देखते हुए बिहार के जो स्टूडेंट थे वो भी बहुत दुखी हुए और वो फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए रोड पे मार्च करना शुरू कर दिए। मार्च करने के दरमियान 11 अगस्त 1942 को वो लोग पटना में चले गए सेक्रेटारिएट पे और वहां पे झंडा फहराने की कोशिश की। ये सारा चीज इतना उग्र हो गया था कि वहां के जो डीएम थे वो तत्काल ऑर्डर दे दिए कि ऐसा करो कि इन लोगों पे गोली चलाओ। कौन थे तत्कालीन डीएम वहां पे? डब्ल्यू.जी. आर्चर। ये गोली चलाने के आदेश दे दिए और छात्र अडिग रहे कि मुझे झंडा फहराना है। इसी क्रम में 7 छात्र मारे गए। ओके, और वो 7 छात्र का नाम यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ: उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवी पादा, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद। तो देखिए, अगर ये आपको पूरा टाइटल के साथ नहीं याद रहता है, एटलीस्ट फर्स्ट नेम जरूर याद रखने का कोशिश कीजिएगा और अपने आंसर बुक में ये मेंशन करने का, क्योंकि बिहार में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई है यूएएम में वो यही है। इसके बाद पूरा बिहार में एक तरह समझिए चिंगारी फैल गया था और पूरे बिहार में हर एक तबका के लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए और फाइनली यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत अधिक सफल माना गया बिहार सब में। तो चलिए, तो ये नाम आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि 7 शहीद यहाँ पे एक स्मारक बनाया गया और आप जानते हैं किस दिन बनाया गया? ये 15 अगस्त को, जिस दिन हम लोग आजाद हुए उसी दिन इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। किसके द्वारा? जयराम दास दौलतराम। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंटेंसिटी क्या रहा होगा कि भारत की आजादी के बाद पहली दिन जो बिहार में पहला काम हुआ वो 7 शहीद स्मारक के फाउंडेशन स्टोन रखा। अभी भी आप पटना जाइएगा तो देखिएगा, बहुत अच्छा स्मारक है, रोड पे ही दिखाई देता है। अब तो और वो एरिया डेवलप हो चुका है। चलिए, और वही सारा चीज आपको यहाँ पे हिंदी में मैं लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक कंप्लीट हड़ताल, तो जब वहां पे स्टूडेंट्स को मार दिया गया 7 स्टूडेंट को, तो उसके अगले दिन गांधी मैदान में एक मीटिंग बुलाया गया। किसके द्वारा है? तो जगत नारायण लाल, ये नेम इंपॉर्टेंट है, आंसर शीट में होनी चाहिए। तो उनके द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया और उस मीटिंग में ये कहा गया कि अब हम लोग फाइनल अटैक करेंगे गवर्नमेंट मीन्स एंड कम्युनिकेशन पे। तो गवर्नमेंट की जितना भी कम्युनिकेशन का मीन्स है उसको हम लोग डिसरप्ट कर देंगे। बहुत जगह पर रेलवे ट्रैक आप देखिएगा, मुंगेर से में पूरा रेलवे ट्रैक को उखाड़ के फेंक दिया गया। वायर जो था टेलीग्राम का, कनेक्शन जितना भी था टेलीफोन का, उस सबको डिस्टर्ब कर दिया गया। गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग थी, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सबों पे अटैक किया गया वहां पे जो प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा। छात्रों की हत्या से श्री बलदेव सहाय जी, जो उस समय के महाधिवक्ता थे, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। वो इतना आहत हो गए थे कि वो इस्तीफा दे दिए। इसी क्रम में हजारीबाग जेल में दीपावली दीपावली उस ईयर में 1942 में था। 9 नवंबर को उस दिन जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्रा और योगेंद्र शुक्ला जेल से फरार। जेल से फरार होने के बाद वो नेपाल चले गए और नेपाल में छापामार वार का ट्रेनिंग देने लगे यूथ लोगों को। और वहां पे उनका साथ दे रहे थे कौन कौन? तो सूर्य नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया, ये 3 इंपॉर्टेंट थे। और भी इनके साथ थे लेकिन ये 3 लोग इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम आजाद दास्ता रखे। और ये जहाँ पे ट्रेनिंग सब देते थे वो राज विलास, सॉरी यहाँ पे राजीव लिखा गया है, राजीव विलास फॉरेस्ट नेपाल में होगा, वहां पे वो ट्रेनिंग देने लगे। ट्रेनिंग में क्या दे रहे थे? तो एक तो आर्म्स का दे ही रहे थे कि आर्म्स कैसे चलाना है, क्या चलाना है, साथ ही साथ कैसे डिसरप्ट करना है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का। यानी जो गवर्नमेंट को जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रेन, टेलीफोन लाइन, टेलीग्राम उस समय होता है, तो उस सबको कैसे डिसरप्ट करना है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट का, उसको कैसे तहस नहस करना है, और साथ ही साथ बॉम्ब कैसे अटैक करना है, ये सारा चीज दिखाते थे ट्रेनिंग में, वो लोग देते थे। ओके, फिर क्या है कि इन्हीं के जो आजाद दास्ता था उससे इंस्पायर होकर के पूर्णिया
एंड भागलपुर, वहां पे भी दो दल बना। तो पूर्णिया में जो दल बना उसका नाम था परशुराम दल, और भागलपुर में जो दल बना उसका नाम था महेंद्र दल। ओके। फिर क्या हुआ कि ये 1943 में तो बहुत एक्टिव रहा ये संस्था, लेकिन नेपाल के गवर्नमेंट की मदद से धीरे धीरे इन लोगों को अरेस्ट करवा दिया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी, राम मनोहर लोहिया भी थे और बहुत सारे लोग थे जिनको अरेस्ट करवा दिया गया, और धीरे धीरे ये दल जो है इनएक्टिव हो। फिर भी जयप्रकाश नारायण यहाँ रुके नहीं, वो छुप करके जो सुभाष चंद्र बोस के एक संगठन बना था आजाद हिंद सरकार, उससे अपना कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहा, लेकिन वो फेल हो गए, वो नहीं कर पाए। तो वो अपना छुप करके जितना भी उनसे हो सकता था वो करते थे। आप देखिएगा 66 के मेंस में जयप्रकाश नारायण पे ये क्वेश्चन है, तो ये सारा पॉइंट उनमें भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ एनसीएम के बारे में बता रहा हूँ, क्यूआईएम के बारे में बता रहा हूँ, बल्कि आप ये पार्ट भी एटलीस्ट वो पार्ट वहाँ पे आप लिख सकते हैं और थोड़ा बहुत उनके बारे में और पढ़ लीजिए, और फिर जो 19 वो जो संपूर्ण क्रांति वो सब भी डाल करके आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही ये तो था कि आजाद हिंद दास्तान नेपाल में किया, कि इसके साथ साथ ही जब वहाँ पे 12 तारीख को ये बोला गया गांधी मैदान में कि अब हम लोग फाइनल अटैक करेंगे, तो बहुत जगह पे पुलिस स्टेशन इन सबों पे अटैक किया गया, जिसमें बहुत लोगों ने अपना प्राण का आहुति भी दे दी, जिसमें फुलेना प्रसाद है। तो इनको ये जब नेशनल फ्लैग पुलिस स्टेशन पे सीमान पे फहराने का कोशिश किया, तो वहां पे इनको गोली मार दिया गया। सिमिलरली श्याम बिहारी, इनको गया में गोली मार दिया गया। उसी क्रम में फिर है जगनलाल चौधरी, इन्होंने सारण में। तो यहाँ जितना भी हाईलाइटेड पॉइंट है ना, वो एटलीस्ट अपने आंसर में रखिएगा। इन सबों का नाम एटलीस्ट अगर 6 7 नेम हम दे रहे हैं तो कम से कम 5 नेम तो आप रखिए याद, और कहाँ पे वो किए थे वो जगह भी होना चाहिए। okay? फिर कुलानंद वैदिक, तो कुलानंद वैदिक कहाँ पे थे? दरभंगा में। और कर्पूरी ठाकुर कहाँ थे? सिंहवाड़ा में। तो डिस्टॉर्टेड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइन कंप्लीटली। ओके। फिर ट्राइबल में जो ताना भगत मूवमेंट है, आप ये देखे होंगे कि एनसीएम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बढ़ चढ़ के छोटा नागपुर के एरिया था के थे ये लोग, और ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, तो वो यहाँ पे भी क्यूआई में भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए, और गवर्नमेंट के चैलेंज की, गवर्नमेंट को उनके जो भी स्तर थे उस स्तर पे वो भी चैलेंज थे। वर्कर वर्कर लोग जो है वो टिस्को में, आप देखिएगा जमशेदपुर में पूरा हड़ताल पे चले गए, रोहतास जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे, और वनस्पति घी का भी इंडस्ट्री है आजकल, तो उस समय में सीमेंट का इंडस्ट्री वहां पे था, तो वहां पे भी वर्कर सब स्ट्राइक पे चले गए थे। ओके। एक जगह तो ऐसा हुआ कि पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लिया गया बिहार में, और ट्रेन को एक जगह से दूसरे जगह पे अपने व्हील पे ड्राइवर को बोल करके वो लोग फुल कंट्रोल कर लिए थे ट्रेन पे, और लेके जाते थे जगह से जगह, प्रदर्शनकारी जाते थे और दूसरा जगह प्रदर्शन करते थे, और इसीलिए इन लोगों ने इस ट्रेन का नाम जो देखिएगा आप स्वराज ट्रेन रख दिया था। तो इतना सारा जो था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसके लिए। अब देखिए नॉर्थ भागलपुर में खास करके बिहपुर जो एरिया है, वहां पे मैं बिहपुर में ही पोस्टेड हूँ सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में। तो वहां पे सियाराम सिंह और पैरेलल गवर्नमेंट सारण में भी गवर्नमेंट बना था। ओके। तो वो लोग जो है क्या किए थे, पैरेलल गवर्नमेंट बना लिए थे, साथ ही साथ बहुत सारा जगह पलामू, हजारीबाग, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन सब प्लेस पे भी पैरेलल गवर्नमेंट कुछ दिनों के लिए देखने के लोगों को मिला था। लेकिन ये नॉर्थ बिहार में सियाराम सिंह, ये आप नॉर्थ भागलपुर सियाराम सिंह ये मेंशन जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सिवान। न्यूज़पेपर जो है उस समय में 2 3 न्यूज़पेपर, क्रांतिकारी न्यूज़पेपर थे, वो न्यूज़पेपर एक तरह से समझिए तो मीन्स था, लोगों को न्यूज़ पहुंचाता था कि आज का क्या अपडेट है, कल का क्या अपडेट था, और ये क्रांतिकारी लोगों के द्वारा, आप क्रांतिकारी नहीं आप ये बोलिए कि आंदोलनकारी लोगों के द्वारा ये चीज पब्लिश किया जाता था, जिसमें मेन था आजाद हिंदुस्तान और मुंगेर न्यूज। ओके। तो ये जो था लोगों को वॉइस एक दूसरे को ये पहुंचाता था कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, हम लोग को आगे क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी हुआ, ऐसा नहीं था कि सारा डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हुआ था, कंस्ट्रक्टिव ये वर्क हुआ था कि वहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बॉटम अप अप्रोच जो था उसको भी बढ़ावा दिया गया। और खास करके आप अगर देखिएगा तो काइंड ऑफ पंचायती राज स्टेब्लिश हो गया था, कहाँ पे? सहरसा और सुपौल। ये कहाँ पड़ता है? कोसी सब डिवीजन में पड़ता है। तो इस दो जगह पे पंचायती राज जो था अपना जड़ जमा चुका था, यहाँ पे पहले से उस समय में इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मदद से जो जस्टिस मिलता था लोगों को, वो सारा चीज मिलना शुरू हो गया था, और डेवलपमेंट से का भी कुछ काम किया गया था। तो आप ये लाइन भी जरूर मेंशन कीजिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी करेंगे कि जो महिला का था, जो हम ऑलरेडी एक सेपरेट लेक्चर ले चुके हैं, महिला का जो योगदान था उसको भी एक अलग पैराग्राफ बना करके आप लिखिएगा, तो वो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा और उनको भी लगेगा, और ये जरूर मेंशन कीजिएगा महिला वाला। ओके। तो इसमें क्या है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय
श्रीमती भगवती देवी कौन थी? सिस्टर थी ये राजेंद्र प्रसाद की। वॉज लीडिंग ए ह्यूज प्रोसेस, कहाँ पे? पटना में। तो एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया था, हालांकि उनको वहां पे अरेस्ट कर लिया गया था। जिरियावती देवी जो था, ये आप जरूर मेंशन कीजिएगा, गोविंदपुर में इन्होंने 18 पुलिस ऑफिसर्स को, कांस्टेबल को ये गोली मार दी थी। फिर शांति देवी जो थी वो एक रैली बुलाई थी, कहाँ पे? छपरा में। और सरला देवी, सरस्वती देवी, इन दोनों का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके। पोस्टेड फ्लैग एट दिगवाड़ा ब्लॉक ऑफ छपरा। छपरा में एक दिगवाड़ा ब्लॉक है, वहां पे ये दोनों सिस्टर थी। तो ये लोग फ्लैग होस्ट की थी, जिसके कारण इनको 14 ईयर और 11 ईयर का रिस्पेक्टिवली जेल दे दिया गया। ओके। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के ही समय में बहुत सारे पुलिस के गोली से बहुत सारे वुमेन भी मरी थी, जिसमें आप देख लीजिएगा ये सारा नाम है। तो इन लोगों का जैसे सुधा शर्मा है, बजरी मदियाइन, तो ये सारा नाम आप याद रख लीजिएगा कौन कहाँ पे। एटलीस्ट एक दो भी अपने आंसर में अगर रख दीजिएगा ये सारा नाम, तो आपका आंसर अच्छा दिखेगा और लगेगा कि हाँ, अगर हम क्वेश्चन पूछे एनसीएम रोल ऑफ एनसीएम इन बिहार, तो आपको एक रिच कंटेंट मिल जाएगा लिखने। तो वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कहाँ पे थे, तो आप देख लीजिएगा इसको। आपको अगर ये चाहिए तो मेरे वे टू पीसीएस का जो एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल पार्ट होता है कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपको जब कंक्लूजन लिखना होगा, तो ये सिग्निफिकेंस वाला पार्ट से लेकर के कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर आपको वर्ड बहुत हो गया है, मान लीजिए कि आप बहुत कम टाइम है, आप मुझे सिग्निफिकेंस नहीं लो, तो सिग्निफिकेंस को ही कंक्लूजन बना करके आप लिख सकते हैं। ओके, नहीं टाइम है तो अच्छा से लिखिए। तो इसमें ये था कि द मूवमेंट वाज कैरिड फॉरवर्ड विदाउट द लीडरशिप। तो एक ही दिन, जिस दिन घोषणा हुआ उसी दिन टॉप के सारे लीडर को जेल में दे दिया गया। तो ये एक तरह से स्वचालित लीडरलेस इसको मूवमेंट भी बोला जाता है। इसमें हर एक सेक्शन के लोग पार्टिसिपेट किए थे। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड वाज द प्राइम सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट। तो यहाँ पे कमांड, जैसे ही टॉप लीडर नहीं था, तो कमांड जो था वो डिसेंट्रलाइज हो गया था। हर एक लेवल पे लीडर उभर उभर के सामने से आए थे, और फिर वो लोग ये इसको सक्सेसफुल बनाए। उसके बाद हुआ था, इट चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल निगोशिएशन विद द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर को अब लग गया था कि अब यहाँ पे बहुत अधिक दिनों तक हम भारतीयों को बेवकूफ बना के उन्हीं के लोगों के द्वारा उन्हीं पे शासन कर लेंगे, ऐसा चलने वाला नहीं है। तो ये भी उनको समझ में आ गया था। और ये जो स्लोगन था डू एंड डाई का, ये बहुत ही मोस्ट क्रांतिकारी स्लोगन है, न कि इंडिया बट कि वर्ल्ड में। कि एक सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये डू एंड डाई का जो स्लोगन था, वो 20वीं शताब्दी की सबसे फेमस स्लोगन में से एक था। इट वॉज ऑल्सो सिंबल ऑफ पॉलिटिकल बेट्रेयल। बहुत सारा जो था विश्वासघात, तो आप नहीं बोल सकते, ये हार्श वर्ड हो जाएगा, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसएस, ये लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किए। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको पेज कम है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, एक ही जगह पे सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूएम लिख दीजिए, सारा पार्टी लीडरलेस, पैरेलल गवर्नमेंट, सब जो भी होना था डू एंड डाई, तो ये डिसेंट्रलाइज कमांड, तो ये सारा चीज ऐसे करके आप छोटा छोटा करके लिख सकते हैं, तो आपका वर्ड भी हो जाएगा और ये खत्म भी हो जाएगा। चलिए मैं अब अपना आंसर एक दिखाता हूँ कि जिस टेस्ट सीरीज के लिए मैं आंसर लिखा था उसमें था, एसेस द रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लास ऑफ द बिहार। तो आपको कुछ कोट मिल जाए तो कोट लिखिए, और कोट के बाद फिर जिस तरह से एक इंट्रो लिखना है, कि वो लिख दिए कि बिफोर द अराइवल क्या क्या हुआ था, इनके अराइवल से पहले, गांधी जी के आने के बाद 3 मेन मूवमेंट हुआ, उसमें क्यूएम जो था सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसके बाद हम लोगों को क्या हुआ कि आजादी मिल गई। और वहां पे जो कंटेंट में हम आपको दिखा रहे थे कि देखिए उसको कैसे आप इंट्रो में ले सकते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, गांधी जी गेव कॉल डू और डाई इन हिज स्पीच एट ग्वालियर टेक। तो एक ही लाइन में आप 3-4 पॉइंट लिख दिए। गांधी जी वाज सून imprisoned at the Aga Khan Palace in Pune, and in a sweep action, British arrested almost all the leaders across the country, which led to new leaders like Aruna Asif Ali emerged out of वैक्यूम ऑफ लीडरशिप। और उसके बाद आप लिख दीजिए कि बिहार का भी जो इम्पोर्टेंट रोल था। और फिर यहाँ से तो आपको हम कंटेंट दे ही दिए हैं कि जुलाई 31 को राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बुलाए थे स्पेशल मीटिंग, और फिर वहां से ये लोग क्या के कांग्रेस कमेटी से बोल दी कि हाँ हाँ अब हम लोगों को करना है। हाँ, एक मैप आप जरूर डालिएगा आंसर में, थोड़ा अच्छा रहता है। थोड़ा आपको ये एक तरह से समझिए, एक ट्रिक भी यूज करके आपको कंटेंट कम रहे तो मैप थोड़ा बना दीजिए बड़ा, तो आपका आधा पेज उसी में निकल जाएगा, और फिर नीचे लिखिए। लेकिन अगर आप कंटेंट है तो छोटा मैप बनाइए, और कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह दिखा दीजिए, जहाँ पे जो जो चीज हुआ था वहां पे एनसीएम में, सॉरी क्यूआईएम में, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट। तो जैसे मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, सुपौल बता ही देंगे आपको। पंचायती राज हो गया था, पटना तो था ही, अपना छपरा में बहुत सारा हुआ, सिवान में हुआ, दरभंगा में हुआ। तो ये आप पॉइंट बता सकते हैं एक मोटा मोटी, जैसे तैसे आप बना। और फिर चूंकि क्वेश्चन में था डिफरेंट क्लास, आप स्टूडेंट का रोल लिखिए एक बार।
वोमेन का रोल लिखिए एक बार, लॉयर का लिखिए, वर्कर का लिखिए। इसमें क्लास पूछ रहा है, कोई पार्टिकुलर लीडर नहीं पूछ रहा। रूरल पार्टिसिपेशन लिखिए, ट्राइबल पार्टिसिपेशन लिखिए, पैरेलल गवर्नमेंट बाय रिवोल्यूशनरी जो बने थे वो फार्मर लिखिए। और लास्ट में एक जगह लिख दीजिए वेरियस लीडर, और उसमें जहां तहां का लीडर आपको जो मिल रहा है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में लिखिए, जगत नारायण नारायण केवल लाल के बारे में लिखिए, श्याम बिहारी के बारे में लिखिए, वो सारा चीज यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो है आप इसको एक ही पेज पे इसको और भी छोटा कर सकते हैं। इसमें जहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने आप एक्सप्लेन करने का जरूरत भी नहीं, लीडरलेस मूवमेंट लिख दिए वो भी काम चलेगा। तो उतना भी कर दीजिए और फिर एक आपको बैलेंस सा कंक्लूजन